अब हम आपको बताएंगे बेस का डेफिनेशन, और बेसिस के डेफिनेशन में भी वही आर्हेनियस का डेफिनेशन हम लेंगे कि बेसिस आर द सब्सटेंसेज which when dissolved in water forms hydroxide ion or hydroxyl ion as the only negatively charged ions. एग्जाम्पल में देखिए NaOH, यहाँ Na प्लस प्लस OH माइनस डिसोसिएट होकर के दे रहा है Na प्लस OH माइनस। आपको ये बिल्कुल जानना चाहिए कि अगर आप NaOH की जगह पर KOH भी लेंगे तो यहाँ Na प्लस की जगह पर K प्लस मिलेगा, लेकिन OH माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। वो KOH में भी OH माइनस ही मिलेगा, वो CaOH होल ट्वाइस में भी OH माइनस ही मिलेगा। तो यानी बेसेज वो सब्सटेंसेज हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन डेफिनेटली निश्चित रूप से मिलेगा। एक जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो मिले, सोडियम आयन मिले, पोटेशियम आयन मिले, कैल्शियम आयन मिले, मैग्नीशियम आयन मिले, उससे मतलब नहीं है। अगर OH माइनस आयन मिलता है तो वो आपको बेस होगा। अब देखिए सभी बेसेस जो हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए इसको ग्रीन में मैंने यहाँ लिख रखा है अल्कली। पूरा डेफिनेशन देखिए, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। अभी मैंने कहा कि सभी बेसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ बेसेस वाटर सॉल्युबल होते हैं। वही बेसेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अल्कली। It means all the alkalis are bases but all bases are not alkali। क्योंकि सभी बेसेस डिजॉल्व तो करेंगे नहीं ना वाटर में, तो इसलिए सभी बेसेस अल्कली नहीं होंगे, लेकिन सभी अल्कली तो बेस होंगे ही। तो अब जिस एग्जाम्पल में देखिए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ वाटर सॉल्युबल बेसेज हैं। ठीक उसी तरह से ये फेरस हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये कुछ वाटर इनसॉल्युबल बेसेज हैं। इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कुछ अल्कली का एग्जाम्पल और कुछ बेस का एग्जाम्पल। तो सभी अल्कली तो बेस हैं ही, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं हैं। अच्छा, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ अल्कली इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप अगर केमिकल रिएक्शन याद करें, जो मेरा पहला टॉपिक था जो मैंने आपको भेजा था, उसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि जब लाइम में आप वाटर ऐड करते हैं और उसमें उंगली डालते हैं तो मज़ा आता है। मैंने पूछा था, याद कीजिएगा। तो मज़ा आता है क्योंकि उंगली जलने का खतरा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। तो मेटलिक ऑक्साइड है, लाइम क्या है? CaO है, मेटलिक ऑक्साइड है, और मेटलिक ऑक्साइड तो बेस होते हैं। और वो जब वाटर में डिज़ोल्व कराए जाते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस उनमें होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट लिबरेट होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ एल्कली इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की हम बात करें तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में हम इसको क्लासिफाई कर देंगे, और बिल्कुल एसिड की तर्ज पर हम इसको डिफाइन कर देंगे कि द बेस विच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल KOH, NaOH, and the base which dissociates partly to give less concentration of OH minus ions in aqueous medium is known as weak base। और एग्जाम्पल के लिए मैंने रख लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। यहाँ आप देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कंपेरेटिव है, ये कभी कभी स्ट्रॉन्ग बेस में भी आ जाएगा। चूँकि वाटर सॉल्युबल बेस है, इसके ये अल्कली भी हो जाता है। लेकिन जब यहाँ कंपैरिजन करने की बात आई तो KOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस होगा। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेंशन यहाँ नहीं किए हैं, बहुत सारे वैसे बेसेस हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक मेंशन कर लीजिएगा कि वो वीक बेस में आएगा। और एक और बात समझ लीजिए, जब भी मेरा क्लास आप देखते हैं, जब भी मुझे आप सुनते हैं, तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर अपने पास रखा करें, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ मेंशन नहीं की हुई हैं वो भी हम बोलते हैं, और उसमें फिर आप नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कॉपी पेन के साथ ही मेरा क्लास देखें। एक बार में समझ नहीं आता है, बार बार देखें, बार बार पढ़ें, डेफिनेटली आपको वो समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, एक्चुअली मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन कंटेन करता है H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, उसी तरह से बेस कंटेन करता है OH- आयन, लेकिन थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है मैंने एक जगह, चूँकि आपके NCERT बुक में ऐसे ही इसी टॉपिक के तहत ये लिखा हुआ है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स या ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ये जो है हमने लिखा है व्हाट डू ऑल एसिड्स ऑब्लिक ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ 3 एसिड का मैंने एग्जांपल लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड लिया है। आप ध्यान दें कि नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट होने के बाद नाइट्रेट आयन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन देता है, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमन जो है H+ सब में है। वो नाइट्रिक एसिड भी देता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी देता है, वो एसिटिक एसिड भी देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू ऑल एसिड्स ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड्स की बात करें, बेस की बात करें, तो ऑल एसिड्स हैव ए कॉमन टेंडेंसी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन टेंडेंसी टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वस मीडियम। और यहाँ भी 3 एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया हुआ है। तीनों के केस में आप देख रहे हैं कॉमन क्या है भाई, तो OH- इसमें भी है, OH- इसमें भी है, OH- इसमें भी है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें सोडियम प्लस है, इसमें पोटेशियम प्लस है, इसमें कैल्शियम प्लस है। ठीक है, तो डेफिनेटली बेस अलग अलग डिफरेंट बेसिस होंगे तो डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज आएंगे ही, डिफरेंट कटाइंस आएंगे ही, लेकिन एनायन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो कॉमन मिलेगा और वो आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको भी एक समराइज कर दिया, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर में। अब हम थोड़ी बात कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो शुरू में ही मैंने कहा कि जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे वो एसिड होगा, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो बेस होगा, जो सार इन टेस्ट हो वो एसिड होगा, जो बीटर इन टेस्ट हो वो बेस होगा। तो बेटा ये सब हम फिर से मेंशन यहाँ नहीं किए हैं, झूठ मूठ का पेज बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं पहले से जो आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तहत जान रहे हैं, जो मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, वो डेफिनेटली आप जानते रहिए। अब हम मेन यहाँ डिस्कस करेंगे जो एक्टिविटी बेस्ड हैं, जिनकी एक्टिविटी आपके NCERT बुक्स में दी हुई हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ हम डिस्कस करेंगे, एसिड्स के साथ भी बेस के साथ भी इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला हमने यहाँ लिया है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, अब एक एक्टिविटी आपके NCERT बुक में दी हुई है, जिंक ग्रैनुअल्स लिया हुआ है एक ग्लास अपैरेटस में और उसमें H2SO4 डाला जा रहा है, फिर वहाँ से एक गैस इवॉल्व हो रही है, फिर उस गैस को टेस्ट किया जा रहा है। जब आप देखिएगा NCERT बुक में एक्टिविटी तो आपको वहाँ एक्टिविटी नज़र आएगी। उसको समराइज़ करते हुए मैंने सीधे सीधे यहाँ ऑब्जर्वेशन देते हुए लिख दिया है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही एग्जाम्स में आता है
कि when zinc granules are added to dilute H2SO4 या dilute HCl, देखिए बार बार जब dilute H2SO4 या dilute HCl हम बोलते हैं तो नाम आप याद हमेशा रखिएगा कि H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक ग्रैनुअल्स जो जस्ते के टुकड़े होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उन पर जब डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डाला जाता है तो अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस आर ऑब्जर्व्ड एट द जिंक सरफेस। कलरलेस, द गैस इवॉल्व्ड burns with a pop sound and its name is हाइड्रोजन। आप पहले भी 8-9 में भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है और जो अपने आप में कंबस्टिबल होती है। सपोर्टर ऑफ कंबसन वो नहीं है और इसका नाम हाइड्रोजन होता है। रिएक्शन वेरी सिंपल है जो आप 8-9 में भी पढ़े हैं, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, और इस तरह के और दूसरे रिएक्शंस भी आप ले सकते हैं। दूसरे एसिड्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनेंगे, दूसरा मेटल भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम बेसिस के साथ रिएक्शन की तो उसमें सभी मेटल्स कारगर नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम प्लस 2HCl अगर आप लेते हैं Ca प्लस 2HCl तो CaCl2 प्लस H2 वहाँ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन अगर कैल्शियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नो रिएक्शन होगा, उसमें कोई हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर बेसिस के साथ जो रिएक्शन होगा मेटल का, वो किस तरह के मेटल्स रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ? तो कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। वो एम्फोटेरिक मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दोनों स्थितियों में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट करते हो, यानी जो एसिड से भी रिएक्ट करें और बेस से भी रिएक्ट करें। और इसमें मुख्यतः 3 मेटल्स आते हैं, जिंक, अल्युमिनियम एंड लेड। जैसा कि आपको रिएक्शन यहाँ बताया जा रहा है, आप बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। उस केस में भी एम्फोटेरिक मेटल लाइक जिंक, अल्युमिनियम एंड लेड वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम जिंकेट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और जिंकेट आयन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम जिंकेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। ठीक उसी तरह से अगर लेड का रिएक्शन भी दिखाया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो Na2PbO2 प्लस H2 मिलता है। सोडियम प्लम्बेट Na2PbO2। ठीक उसी तरह से अल्युमिनियम के साथ एल्यूमिनेट। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जिंक के साथ तो मिलता है, जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ सोडियम जिंकेट देता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ पोटेशियम जिंकेट देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एम्फोटेरिक जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ। अब हम बात करते हैं कि एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में तो आपने सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म salt and water. The same reactions
हैज बीन शोन ओवर हियर। आप देखिए HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, एसिड बदल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, बेस भी बदल दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वहाँ भी देखिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बन जाता है K2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ रिएक्शन आपको शो किया हुआ है। अब देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। यहाँ देखिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको अगर जनरलाइज फॉर्म में हम बता दें तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपल्सरी प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि जब किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ करवाया जाता है, बाई कार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आप जैसा लेंगे कार्बोनेट, जैसे आपने यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो CO2 प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हो और कार्बोनेट की जगह पर हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी प्रोडक्ट CO2 और H2O में कोई बदलाव नहीं आता है। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो बदलेगा ही ना, चूंकि आपने नाइट्रिक एसिड लिया है तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट यानी एक नाइट्रेट सॉल्ट आपको मिल जाता है। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, ये देखेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड्स भी बेस की तरह ही रिएक्ट करते हैं और इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका रिएक्शन भी एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाता है। एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और ये भी बताता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। एग्जाम्पल के लिए दो रिएक्शंस यहाँ आपको दिखाए हुए हैं। कॉपर का ऑक्साइड लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और कैल्शियम का ऑक्साइड लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दोनों केसेस में आप प्रोडक्ट देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड के केस में यहाँ कॉपर का सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ कैल्शियम का सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है, यानी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी बता रहा है कि बेस जो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि एसिड से रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। अब यहाँ भी आपको जरूर जान लेना चाहिए कि जो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो पीछे आपने एम्फोटेरिक मेटल देखा था, उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन यहाँ मैंने जिंक के साथ दिखाया है, आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ दिखा लेंगे, लेड मोनोऑक्साइड के साथ दिखा लेंगे। हाँ, ध्यान आपको रखना है कि लेड मोनोऑक्साइड ही एम्फोटेरिक है, PbO ही एम्फोटेरिक है, PbO2 पूरी तरह से एम्फोटेरिक नहीं है। Pb3O4 जिसको रेड लेड कहा जाता है वो तो बिल्कुल एम्फोटेरिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने रिएक्शन जिंक के साथ दिखाया, जिंक के ऑक्साइड के साथ ZnO प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2O, ZnO प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2O। देखेंगे आप, तो ये तो रिएक्शंस थे एसिड और बेसिस से रिलेटेड जो रिएक्शंस थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई शुड डाइल्यूशन ऑफ ए
concentrated acid be done with utmost care. यहाँ मैंने यहाँ दिखाया है इस क्वेश्चन को कि why should dilution of a concentrated acid be done with utmost care. एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर एसिड का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और उसमें आप पानी मिलाएंगे तो स्पर्टिंग आउट होगा, एसिड का उड़ने का खतरा रहेगा, कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर एसिड का वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसमें आप पानी मिला रहे हैं तो जो वो हीट इवॉल्व करेगा एसिड, उसको वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ख़तरा होगा स्पटिंग आउट का, और जो मिलाने वाला है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, उसका हाथ जलने का खतरा होगा। इसीलिए जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने चलते हैं तो वाटर इज नेवर बी एडेड टू द एसिड एज द हीट प्रोड्यूस्ड may not be absorbed by water, due to which acids may splash out causing burn. Conch acid should be added to water with constant stirring so that heat evolved may be absorbed by large amount of water. बात आपको समझ में आ गई कि जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो वाटर को एसिड में नहीं मिलाएंगे, एसिड को वाटर में मिलाएंगे विथ कांस्टेंट स्टरिंग, और तभी जो केयर हम लेंगे, इसलिए केयर लेना होगा हमको कि लेबोरेटरी में छोटी मोटी एक्सीडेंट्स अगर हम केयरलेस हुए तो हो सकता है। ठीक है, आगे हम पीएच की चर्चा करेंगे। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट the strength of acid and base, the first thing comes in our mind is the extent of dissociation or ionization. क्या कोई ऐसा भी फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है? तो हाँ, ऐसा भी एक फैक्टर है जिसको हम पीएच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और पीएच फैक्टर के लिए, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है वो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होता है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन concentration of H plus is equal to concentration of OH minus. For any acidic solution, concentration of H plus greater than concentration of OH minus, and for basic solution, concentration of H plus less than that of OH minus. ठीक है, तो therefore all the aqueous solutions, whether acidic, basic or neutral, contain H plus ions as well as OH minus ions. Thus the concentration of H plus and OH minus determines the strength of acids and bases. What I am talking about? I am talking about कि जितने सारे aqueous solution हैं वो acidic हों, basic हों या neutral हों, सभी के सभी H प्लस आयन भी रखते हैं और OH आयन माइनस आयन भी रखते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस आयन का डिटर्मिन करता है, ये बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना वीक है। अब आप सभी जानते हैं कि a strong acid produces high concentration of H plus ions, whereas a weak acid less concentration of H plus ion. ठीक उसी तरह से a strong base has high concentration of OH minus in solution and a weak base has lesser concentration of OH minus in solution. तो एक साइंटिस्ट हुए सोरेनसन, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया पीएच का कंसेप्ट।
ये पीएच का कंसेप्ट था एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। अब आपको जानना चाहिए कि इस पीएच लेटर में, ये जो पीएच लेटर है, इसमें पी स्टैंड करता है एक जर्मन वर्ड पोटेंस के लिए, जिसका मतलब होता है पावर। एंड जो एच लेटर है इस पीएच में, वो स्टैंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। और इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो वो डिफाइन किया जाता है द नेगेटिव लॉगरिज्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन यहाँ मैंने दिखा दिया है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को दिखाने का ये तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी या फिर pH को हम ले सकते हैं माइनस लॉग H3O प्लस। H3O प्लस को भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया हुआ है जो उसके कंसंट्रेशन को बताता है। तो ये फॉर्मूला जो है इसको यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू pH का कैलकुलेट करने के लिए। आपको जानना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अगर हायर होगी तो pH का वैल्यू कम होगा और ठीक उल्टा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू एंड वाइस वर्सा। अब एक pH स्केल आपको जानना चाहिए। pH स्केल एक रूम टेम्परेचर पर लिया जाता है जिसका वैल्यू 0 से 14 के बीच में रेंजिंग करता है, विथ 7 एज मिडिल वैल्यू फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका जो मिडिल है 7, pH 7 अगर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। इधर आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, यानी pH कम होता जाता है। 7 से अगर pH का वैल्यू कम होते जाता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, और 7 से अगर pH का वैल्यू बढ़ता जाता है तो बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। यानी अगर हम बात करें कि दो एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें एक का pH 1 है, दूसरे का pH 4 है, आपको अगर बताना हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि जिसका pH 1 है वही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ठीक उसी तरह से अगर कोई बेस है, उसकी वैल्यू pH की वैल्यू 9 है और दूसरे बेस की pH वैल्यू 13 है, तो वैसे में जो 13 pH वैल्यू रखने वाला बेस होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत की जो 9 pH वैल्यू रखता हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ pH वैल्यूज़ की जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस वगैरह में, या नॉर्मली इनको याद रखने की भी बात की जाती है। आपके एनसीईआरटी बुक में या रेफरेंस बुक्स में कुछ दिया हुआ होगा, यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया है pH वैल्यू ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेज। इसमें हमने सलीवा को लिया है, खाने के पहले सलीवा को लिया है, खाने के बाद लेमन जूस का, एरेटेड ड्रिंक्स जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कैरेट जूस गाजर का जो जूस होता है उसका pH, कॉफ़ी में कितना होता है pH वैल्यू, टोमेटो जूस, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब कुछ यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। ये आपको देख के थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत होती है। अब देखिए इसमें लेमन जूस का 2.6 बता रहा है, इसका मतलब ये हाईली एसिडिक होता है लेमन जूस। और जैसे जैसे आप ऊपर यहाँ बढ़ते चले जाते हैं, देखिए 1 मोलर NaOH यहाँ दिखाया हुआ है 14, माने स्ट्रॉन्गेस्ट ये बेस होता है। वही 1 MHCl देखिए यहाँ 1 वैल्यू है जो बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें एक बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में इसके डेफिनेशन को भी पूछा जाता है। A universal indicator is a pH indicator comprising of a solution of several compounds that exhibits different colors
for different pH values ranging from 0 to 14. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये सेवरल डाइज के सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक फ्लो चार्ट करके दिया हुआ है। वहाँ आप देखिएगा एक डायग्राम फिगर कह सकते हैं दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट कलर्स को डिनोट किया जाता है, क्योंकि डाइज जो होते हैं डाइज का अलग अलग कलर होता है। अच्छा, अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का एवरीडे लाइफ में? जैसे अक्सर पूछा जाता है कि टूथ डिके के लिए और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है पीएच। ये क्या, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, आप क्या बताएंगे इसके संबंध में? तो आपको बताना होगा कि अगर पीएच वैल्यू अगर हमारे मुंह का डिक्रीज कर जाता है बिलो 5.5, तब हमारे जो दांत हैं उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी क्षरण होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हम एसिडिटी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हमारे स्टोमक का पीएच डिक्रीज कर जाता है। आप समझते हैं पीएच का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब एसिडिटी का बढ़ना, चूँकि स्ट्रेंथ एसिड का बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इसका एग्रीकल्चर में भी खास कंट्रीब्यूशन है। जैसे किसी सॉइल का पीएच अगर हम देखें, आप देखे होंगे कि फसल के लिए, किस फसल के लिए कौन सी सॉइल, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, इसके लिए लेबोरेटरी बने हुए हैं, उनमें टेस्ट कराया जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि इफ़ द पीएच ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज देन द नॉर्मल सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पीएच इम्बैलेंस हो जाए तो सॉइल फर्टिलिटी की जगह पर इनफर्टिलिटी उसमें आ जाती है, यानी उपजाऊ नहीं रह पाता है। बहुत सारे उसमें मेथड्स हैं कि अगर पीएच घट गया यानी एसिडिक हो गया तो उसमें कुछ वैसा चीज़ मिलाया जाता है जो अल्कलाइन हो ताकि न्यूट्रलाइज कर सके। अगर पीएच उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए कोई एसिडिक सब्सटेंस डाला जाता है जिससे वो न्यूट्रलाइज हो सके। और सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनका भी रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर पीएच वैल्यू रिवर वाटर का डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज करने के साथ उसमें एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ती है तो उनके लिए मुश्किल आने लगता है। अब हम थोड़ा सा एक चर्चा कर दें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट करके इसको यहाँ मेंशन कर दिया है कि सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड रेड एंड्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड टू रिड्यूस द पीएच लेवल। अगर डंक मारती है मधुमक्खी या लाल चींटियाँ, देखने में तो वो छोटी लगती हैं, लेकिन अगर लाल चींटियों ने डंक मारा आपको तो बड़ी परेशानी कभी कभी खड़ी हो जाती है। तो उनके उसमें क्या होता है, जो बाइट करती हैं वो उनमें होता है फॉर्मिक एसिड, और इसलिए वहाँ का वो पीएच लेवल रिड्यूस कर देती हैं, जिससे हमें इन्फ्लेमेशन भी होता है और एक खुजली और एक थोड़ा सा जलन उसमें होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, जब एसिड बढ़ जाता है, मतलब पीएच लेवल जब रिड्यूस हो जाता है और चूँकि फॉर्मिक एसिड है वहाँ, तो इमीडिएट स्किन रिएक्शन वहाँ होता है, रिजल्टिंग इन रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। थोड़ा सा लाल हो जाता है, सूजन आ जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाता है। इसकी रेमेडी क्या है? तो इसकी रेमेडी है, अब जाहिर है कि पीएच लेवल रिड्यूस हुआ है यानी एसिडिक हो गया है वहाँ का स्किन, तो रेमेडी ये है कि उसको वॉश किया जाता है या रब किया जाता है इन्फेक्टेड पार्ट को विथ ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। जानते हैं बेकिंग सोडा अल्कलिनिटी, इसमें अल्कलाइन नेचर इसका होता है। हाँ, जो वास्प होते हैं, वास्प
आप हिंदी में अगर समझ सकते हैं तो हड्डा बिढ़नी जो होते हैं, हड्डा कहा जाता है उनको, वास्प जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं अल्कलाइन वेनन, और इसलिए उनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है विनेगर से, यानी किसी एसिडिक मटेरियल से, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज। तो आप कुछ वैसे नेचुरल सोर्सेज याद रखेंगे और उनमें एसिड कौन सा प्रेजेंट है ये भी ज़रूर याद रखेंगे। जैसे टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिन में, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। वैसे इसकी डिटेल्स स्टडी, चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब आ रहे हैं एसिड्स, तो वो जब आप क्लास 11th में जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ये चीज़ आपको ज़रूर बताई जाएगी और वहाँ डिटेल्स में बताई जाएगी ये चीज़। तो इस तरह से हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया विथ पीएच वैल्यू, कि पीएच वैल्यू के बढ़ने से क्या होगा, पीएच के घटने से क्या होगा, पीएच अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा। अब हम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड और बेसिस हमने डेफिनेटली अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे, वैसे तो असाइनमेंट भी मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आप जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ बेटर होगा कि आप एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन करें, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट करें, तो फिर मैं उसका आंसर भी आपको भेज दूंगा। ठीक है। अब सॉल्ट्स की बात करें तो सीधे सीधे आप सॉल्ट के बारे में बोलते हैं कि भाई एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट को सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बस उसी डेफिनेशन को लिख दीजिए कि ए सॉल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड एंड अ बेस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके नीचे जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये एक जनरल एग्जाम्पल लिखा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत आपको है। मैंने लिखा है HA प्लस BOH गिव्स BA प्लस H2O। ऐसा क्यों दिखा है? आप दिखा सकते थे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। तो भाई ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ ना, जहां आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक जनरल एग्जाम्पल है जिसमें जैसे अपने यहाँ लिया है HA प्लस BOH गिव्स BA प्लस H2O। अब देखो सिग्निफाई करते हैं हम यहाँ पर कि जो सॉल्ट BA फॉर्म कर रहा है उसमें B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कटायन को। तो डेफिनेटली A क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनायन को। और ये दोनों कहाँ से फॉर्म हुए? तो ये जो HA एसिड था और BOH बेस। अब क्लियर है इसमें कि H इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो H आयन कहाँ से आया होगा? एसिड से आया होगा। यहाँ OH माइनस होगा, तो बेस में, बेस का जो OH माइनस है, एसिड के H प्लस, ये दोनों रिएक्ट करके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है और BA का फॉर्मेशन हो जाता है जो सॉल्ट होता है, और वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख लें कि सॉल्ट NaCl कंटेन्स Na प्लस एच कटायन डेराइव्ड फ्रॉम NaOH एंड एनायन Cl माइनस फ्रॉम एसिड HCl। ये अगर NaCl यहाँ बना है तो इसमें कटायन सोडियम प्लस है, एनायन क्लोराइड माइनस है। ये सोडियम प्लस कहाँ से आया? जो मेटालिक आयन है, जो कटायन है, ये बेस से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और Cl माइनस कहाँ से आया? ये एसिड से आया, HCl से आया। इस तरह से बना NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। जैसे डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि सॉल्ट्स आर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या हम सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करा लें तो सभी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे?